बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल है। इस वीडियो में बात करेंगे CS11 लेक्चर नंबर 121 टू 125 तक और इसमें मौजूद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे नज़रसानी करेंगे और अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, एंड तक इन मॉड्यूल्स को देखना है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने अगेन इन्हीं को रेफ़र करना है, फिर आपने कहना है कि ये क्या हुआ है। तो इसमें मॉड्यूल 121 में अगर आप देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा है, जो कि इंपॉर्टेंट, हमने 2-3 MCQs ऐसे किए हैं जो कि पूरे मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट थे कंट्रोल और इफ़ स्ट्रक्चर के हवाले से, जो कि अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा हम उनको दोहरा लेते हैं ताकि जो जिन्होंने नहीं देखी उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। पहला हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई हो तो स्टेटमेंट का जो असल स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट का। तो इफ़ स्टेटमेंट का जो असल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है यहाँ पे कि इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट ए होगी या स्टेटमेंट बी होगी, ठीक है। तो हमने इस पे दो यहाँ पे मौजूद जो एग्जांपल थी वो देखी। पहले ये कि अगर हमारे पास मार्क्स हो 50 से ग्रेटर तो क्या होगा, स्टूडेंट हमारा पास होगा, अदरवाइज़ फेल होगा। तो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स 50 के से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट हमारा पास हो जाएगा, सिंपल है। दूसरी हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारे पास अगर CGP हो, जो कि इंपॉर्टेंट MCQs आए थे हमारे पास, कि अगर CGPA 3.5 है तो हमारा जो कंडीशन है वो है कि 3 से ज़्यादा हो या 3 के इक्वल हो, तो हमारी कंडीशन के पूरा उतरता है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्कॉलरशिप दे देंगे। अगर यहाँ पे 2.5 होती, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में था क्विज़ में, तो हम इसको क्या करेंगे कि सॉरी बोल देते कि नहीं यार, आप जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए नहीं हो काबिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप मॉड्यूल 121 में इसी को दोबारा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इटरेट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन। तो ये लूप स्ट्रक्चर होता है जो इटरेट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इटरेट करता है या आप कह सकते हो कि रिपीट करता है, काउंट करता है, जितनी वो हो उतनी ज़्यादा। लाइक यहाँ पे आपको सी आउट एक 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 दफ़ा ही सी आउट इसकी होगी, इटरेट होगा 5 टाइम्स। यहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर को देखना है कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर गया हुआ है कि हमारे पास जो इंट है, ठीक है, वो क्या i इज इक्वल टू 1 है, और हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि हमारी जो i हो वो 5 से इक्वल हो या 5 जो है वो ग्रेटर हो i से। तो हमारा सी आउट जो है वो i आएगा, i इज इक्वल टू i+1 और दिस लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम। इस स्ट्रक्चर को हमने मॉड्यूल 100 में देखा अलग से, जिस पे एक ही मॉड्यूल पे पूरी वीडियो बना के मैंने इस स्ट्रक्चर को बेसिक तौर पे अच्छे से समझाया कि इस तरह से आपने इसको जो है वो रट्टा नहीं लगाना बल्कि करना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मॉड्यूल 100। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट में उसका भी लिंक मौजूद है, आप उसको भी देखो जाके, ठीक है। तो इसमें जस्ट यही होता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ अगेन, ताकि आपको भी रिपीट हो कि जितने भी इटरेट आए, लूप स्ट्रक्चर आए, उसमें जो भी कंडीशन दी होगी ना उस स्ट्रक्चर को उतनी ही कंडीशन, उतने ही टाइम जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना i इज इक्वल टू 5, सॉरी, तो ये क्या है, इसको 5 टाइम ही हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs था कि इस लूप को कितनी टाइम जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसको हम 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप मॉड्यूल 122 की बात करो तो इसमें प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़ की बात होती है, ठीक है। तो इसमें जनाब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, हर मॉड्यूल में कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो आप बोर ना हो जाइए कि सर जो है ना वो हर चीज़ को ही इंपॉर्टेंट बोलता है। होती है तो मैं कहता हूँ आपके सामने वो चीज़ आई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको आएगा कि मल्टीपल एक्टिवेशन इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। एक ही टाइम में एट साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एक्टिवेशन कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का मतलब यही होता है कि एक ही वक्त में मल्टीपल एक्टिवेशंस हो रही हैं, उनको पैरेलल प्रोसेसिंग या कंकरेंट जो प्रोसेसिंग होता है वो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे MCQs आप नोट कर लेना, अब मुझे ना कहना कि ये आया था। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मल्टीपल CPU कोर्स। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग कितने रिक्वायर करता है CPU कोर्स, तो मल्टीपल रिक्वायर करता है। हर एग्जीक्यूशन के लिए एक होता है, ठीक है, हर एग्जीक्यूशन के लिए एक CPU अवेलेबल होता है। और मल्टीपल अगर ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग हमने करनी है जिस पे मल्टीपल एक्टिवेशन होनी है तो उसके लिए मल्टीपल CPU की ज़रूरत होगी, ठीक है।
उसके बाद आप अगर यहाँ पे नीचे देखो कि मैनी मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर मोर इजीली सॉल्व्ड इन द कंटेस्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। अब ये ना कहना कि ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मॉडर्न जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व की जाती हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। इन विच मोर ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्विंग अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये है कि व्हाट we have informally referred to as an activation is called task in ADA, टास्क इन ADA वर्नाक्यूलर एंड थ्रेड इन जावा। यहाँ पे हमारे पास आया था, ये पूरा बना हुआ था हमारे पास कि एक्टिवेशन जो होती है उसमें जो ADA होता है उसमें उसको किस से रेफ़र किया जाता है, उसको टास्क से रेफ़र करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास होता है क्या कहते हैं उसको जावा, उसमें थ्रेड से रेफ़र करते हैं, ठीक है। उसमें थ्रेड से रेफ़र करते हैं जैसे यहाँ पे रेफ़र किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। इसमें यही होता है कि ADA प्रोग्राम अगर है तो वो मल्टीपल टास्क पर मुश्तमिल है, अगर जावा तो वो भी मल्टीपल थ्रेड्स पे मुश्तमिल है। और आपने यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। सिंपल जो चीज़ें बताता हूँ वही करनी है, बस करनी अच्छे से है, ठीक है। मॉड्यूल 123 की बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे और रैशनल ऑपरेटर्स आ जाएंगे। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अरिथमेटिक्स ऑपरेटर से आपको याद होना चाहिए कि ये मैथमेटिकली होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स इसमें ज़्यादा यूज़ होती है। ये कितने हैं, ये 5 है हमारे पास, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने, 5 हैं। 5 में से जो पहले 3 है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सेम होते हैं जो हमारे पास मैथ में यूज़ होते हैं, सेम, ठीक है। जैसे मैथ में यूज़ होते हैं सेम होते हैं। और डिवीजन का साइन भी सेम है, जैसे मैथ में यूज़ हो रहा है वैसे यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में समझाया गया है डिवीजन का कि अगर हम मैथ में इसको करते हैं तो सेम ऐसा रिजल्ट आएगा। 5 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। इसी तरह इंटीजर्स में अगर बात करें तो ये भी सेम आएगा, मतलब रिजल्ट सेम आ रहा है इंटीजर्स में। लेकिन अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है, मॉडुलस ऑपरेटर का निशान कौन सा है, उसको साइन कौन सा है, तो वो ये परसेंटेज वाला जो होता है मॉडुलस ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करें तो 5% आर मॉडुलस ऑपरेटर टू वुड गिव 1। ये एक तो आपको मॉडुलस ऑपरेटर का पता होना चाहिए ये कैसे आया। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये दिया हुआ था हमारे पास 5% टू किसके बराबर है, मॉडुलस ऑपरेटर, तो ये इक्वल टू 1 आता है। आता कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपल ये होता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, लाइक यहाँ पे 5 दी हुई थी, 5 हमने क्या करना, लाइक जो हम ऐसे तजज़ी किया करते थे, ठीक है। 5 रख के, ठीक है, कितना है 2 पे डिवाइड, ठीक है, 2 to 4 आता है, ठीक है। और रिमेनिंग कितना बचता है हमारे पास, 1 बचता है। ये जो 1 है ये क्या आएगा, मॉडुलस ऑपरेटर आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर इस तरह वर्क करता है। सिंपल सा प्रोसेस है इसका, इसको लास्ट में याद करना है अच्छे से। आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, हो ही गया होगा। मॉड्यूल 124 में रेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। रेशनल ऑपरेटर्स कितने हैं, रेशनल ऑपरेटर्स हैं जी जनाब 6, ठीक है। कितने हैं, 6 हैं। इसमें एमसीक्यूज पहला देख लेते हैं हम इसी में से। पहले तो कितने हैं, 6 हैं। दूसरा ये कि जो इक्वल टू का साइन होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो डबल इक्वल होती है, ठीक है। रैशनल ऑपरेटर में इक्वल टू का साइन जो वो डबल ऑपरेटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। और नॉट इक्वल टू का जो होता है वो ये लगा के साथ में लगाया जाता है, एक ये और दूसरा वो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एमसीक्यूज आपको अगेन मिलेगा इम्पोर्टेंट कि अगर ये 2 एमसीक्यूज हैं कि अगर रिज़ल्ट जो है कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो 2 वेरिएबल्स के दरमियान, तो वो कंपैरिजन ट्रू आ जाए तो जो स्टेटमेंट की रिटर्न वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर कंपैरिजन आप कर रहे हो और 2 वेरिएबल के दरमियान और वो जो कंपैरिजन था वो फॉल्स हो, दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। सिंपल है, दोनों एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2-3 ये बताया गया है, ठीक है। मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले आप देखो तो आपके पास जो होता है ना ये HTML कोडिंग होती है, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर जो होता है ये सेम मिलेगा सब में, ठीक है। ये जो इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, स्टैंडर्ड वाइड नेम, ठीक है, ये वाले। इसमें हमारे पास जो इनिशियल दिए गए हैं A इक्वल टू 10, B इक्वल 20, C इक्वल टू 10, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज है, लेकिन आया नहीं है, ये जस्ट वो जो पोस्ट असेसमेंट है उसमें आया हुआ, ठीक है। तो इस पे हमें उन्होंने इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, दैन हमारे पास C आउट की होगी A इज़ ग्रेटर देन, और अगर A छोटा तो A स्मॉलर, अगर A इज इक्वल टू तो इज़ लेस देन इक्वल टू C इज़ लेस देन और इक्वल टू C। तो इस पे आउटपुट हमारे पास 3-4 उन्होंने पूछी हैं।
जो पहली आउटपुट है उसमें क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो राइट नहीं है। तो क्या है, ए जो है वो छोटा है बी से, तो वो ये नहीं आएगा, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर ये नहीं आएगी। दूसरी अगर आप कंडीशन देखो यहाँ पे, तो इसमें है ए जो है वो क्या है, वो स्मॉलर है, तो ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, ठीक है। ये इसकी एज स्मॉलर जो पहली आउटपुट इसकी आती है, ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पे सी आउट है, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी एज स्मॉलर। मतलब जो यहाँ पे आउटपुट के दरमियान ये इसमें लिखा होता है, यही आउटपुट आनी होती है अगर वो कंडीशन पे पूरा होता था। ये सिंपल है यार, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको अगर आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी, ना देखोगे तो भी इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट ये वाली चीज़ कर लें कि इक्वल टू का साइन कौन सा है, नॉट इक्वल टू का साइन कौन सा है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप इनको देख लोगे तो आपको इसकी समझ आने लगे जाएंगी, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं याद करना, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको क्या है कि इन सी लैंग्वेज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इफ वी वांट टू कंपेयर मोर देन वन कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स कब यूज़ होते हैं, जब एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर करना, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास टेबल है जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं कितने, 3 है जी। तीनों में से जो एंड ऑपरेटर है उसकी जो शक्ल है वो कौन सी है जी, ये जी है डबल डबल एंड जो है ना, एंड ऑपरेटर डबल एंड। यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल हो गया, ये चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकी डेफिनेशन नज़र आएगी, आपने ये टेबल करना है डेफिनेशन वाला कि ये एंड ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है। अगर आउटपुट इज़ वन, आउटपुट कब वन होगी, जब कंडीशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑपरेटर बिकम ट्रू। जब दोनों साइड पे जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी तो इसकी आउटपुट वन होगी। और ऑपरेटर में क्या होता है, आउटपुट ज़ीरो होती है जब कंडीशन बहुत साइड पे फॉल्स हो, तो आउटपुट क्या होती है, ज़ीरो होती है। नॉट में क्या होता है कि इट गिव्स इन्वर्टेड आउटपुट। जो नॉट ऑपरेटर है वो इन्वर्टेड आउटपुट क्यों देता है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्वर्टेड आउटपुट होती है, या इसको आप यूनरी ऑपरेटर बोलते हो। इन्वर्टेड आउटपुट है कि अगर वन है तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे जो है ना वो इनके ये दिया हुआ है, इनकी एग्जांपल बताई गई, इसको छोड़ दो आप, इसको कुछ भी ना करो आप, ठीक है। इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ट्रूथ टेबल जो है ना ये कर लो, इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। फाइनल टर्म का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ट्रूथ टेबल लिख डाल लें। तो आपने टेबल लिखना है, वहाँ पे टेबल बना देना है। वहाँ पे आप MS वर्ड में भी बना सकते हो, आप वहाँ पे जो जगह दी हुई थी वहाँ पे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं होता। वहाँ पे टेबल होते हैं, टेबल्स में जाके रोज़ और कॉलम सेलेक्ट कर लेना, तो आपको ये टेबल बन जाएगा। अब इसको समझ लें थोड़ा सा। पहली ऑपरेटर हमारे पास ये दिए हुए हैं 3, ठीक है। पहली कंडीशन है, दूसरी है और आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है। साथ में ना इसको हम सिंपल तरीके से भी समझते जाएंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर में पहली कंडीशन जो वो क्या है कि ट्रू है, मतलब एक है। इधर भी दूसरी कंडीशन क्या है, वो भी एक है। जब दोनों कंडीशन सेम होंगी तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू कब आता है, जब कंडीशन की आउटपुट जो है ना वो वन आती है, ट्रू कंडीशन की आउटपुट वन आती है जब दोनों कंडीशन सेम होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है एंड ऑपरेटर में कि पहला जो है वो कंडीशन एक है, सॉरी इसको मैं अगेन करना पड़ेगा, ठीक है। पहली कंडीशन जो है वो एक है और दूसरी कंडीशन जो फॉल्स है, मतलब कि ज़ीरो है। तो क्या है, दोनों सिमिलर नहीं है तो हमारे पास इसका ज़ीरो आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। फॉल्स है, ठीक है। अब इसी तरह अगर तीसरे में देखो आप, तो फॉल्स है मतलब ज़ीरो आ गई, और इधर भी फॉल्स है मतलब सॉरी इधर ट्रू है तो इधर एक आया, लेकिन दोनों फिर भी सिमिलर नहीं है तो हमारे पास क्या है, आउटपुट ज़ीरो आ जाएगी। सिमिलर इसी तरह फॉल्स है, ये ज़ीरो आएगी इधर, और इधर भी ज़ीरो आ जाएगी तो इधर भी ज़ीरो आ जाएगी। ये तो एंड ऑपरेटर हो गया, सिंपल है, ठीक है। और ऑपरेटर की अगर बात करें, और ऑपरेटर में तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें दोनों कंडीशंस जो हैं वो अगर सिमिलर हैं तो आएगा सिमिलर, अगर नहीं है तो भी मतलब वहाँ पे फॉल्स आता है जब दोनों कंडीशन ही फॉल्स हों, ठीक है। एक कंडीशन के फॉल्स होने से इसको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा। दोनों कंडीशन सेम है तो सेम आ गया। यहाँ पे एक है हमारे पास ट्रू है और यहाँ पे ज़ीरो तो क्या होगा, दोनों फॉल्स नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या आएगा, एक आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे ये क्या है, ये फॉल्स है मतलब ज़ीरो है, और ये ट्रू है मतलब यहाँ पे एक है। तो दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है लेकिन फिर भी एक वैल्यू जो ट्रू है तो क्या आएगा, इसका भी एक आ जाएगा, ठीक है, सिमिलर। उसी के बाद यहाँ पे देखो एक वैल्यू फॉल्स है पहली कंडीशन, दूसरी वैल्यू देखो तो दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो मतलब क्या है, इसका जो रिजल्ट
इनपुट है वो आउटपुट है वो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों ही जो है ना वो फॉल्स हैं। ठीक है, एक कंडीशन फॉल्स हो एक ट्रू हो तो इसका एक ही आंसर आता है, मतलब ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलर नॉट ऑपरेटर तो आपको पता ही है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, इसीलिए इसको यूनरी ऑपरेटर, यूनरी मतलब एक सीमत में जाने वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो ये था ट्रूथ टेबल। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल्स जो है ना मॉड्यूल 126 में, और जो है ना वो आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे 127 से 27, 8, 9, 29, 20, 30 और 31। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सॉरी क्या कहते हैं कि मॉड्यूल्स है फाइनल टर्म के लिए, वो वीडियो मिस नहीं करनी। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है, मिस नहीं करनी, वो वीडियोस लाजमी देखनी है अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो। ठीक है, सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये फाइनल टर्म के लिए। टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हो तो। और वो भी जो मैं कह रहा हूँ बस वही भी चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, नहीं तो आने वाली वीडियोस में कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, और ख्याल रखिएगा अपना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।